मैं कमिंग सर? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। प्लीज बैठे। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आदित्य। सर मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग केवी केंद्रीय विद्यालय छतरपुर से की है और मेरी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में SGSITS इंदौर से मैंने की है। मेरे फादर एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर है। सो यू हैव डन योर इंजीनियरिंग इन सिविल। यस सर। कहाँ से किया आपने अपनी इंजीनियरिंग? SGSITS इंदौर। SGSITS इंदौर से। यस सर। तो ऐसा क्या हुआ कि अपन सिविल छोड़ के बैंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं? सर सिविल मैंने हमेशा से ये सोचा था कि सिविल मेरा एक सेकेंडरी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मेरे फैमिली में लगभग सभी की गवर्नमेंट जॉब थी। तो मेरा फर्स्ट एम यही था कि मुझे गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। लेकिन मेरे फादर ने कहा और मैंने भी ये सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस रेट अभी भी लेस देन 1% है। तो उन्होंने कहा कि बैकअप ऑप्शन होना हमेशा बेटर होता है। तो इसीलिए फिर मैंने, वो भी सिविल इंजीनियर ही हैं, तो इसलिए फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। और पढ़ाई के दौरान मेरा इंटरेस्ट जब फाइनेंशियल सेक्टर में गया, मैंने जब बैंकिंग की तरफ ध्यान गया तो मैंने देखा मैं ये कर सकता हूँ और बहुत अच्छी सर्विस बैंक में दे सकता हूँ। ओके, तो एज आपके इसमें जो बताया, मतलब आपने मेंशन किया है, एकेडमिक्स आपका काफ़ी अच्छा है, बट देयर इज अ साइड डिक्लाइन इन योर थर्ड ईयर परफॉर्मेंस। यस सर। एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट? सर मुझे कंटिन्यूस 2 बार कोविड हो गया था उस टाइम पर, तो उस वजह से डिक्लाइन आ गया था। हाँ, फिर आपने क्या वापस किया उसको कवर? यस सर। तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप एक्टिव थे या फिर सिर्फ पढ़ने में अच्छे हैं? सर स्कूल टाइम में मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और जैसे मैं स्काउट एंड गाइड में अपना स्कूल हेड था और मैं अपनी क्लास में मॉनिटर था, और जो मेरे यहाँ हाउसेस होते हैं उसका भी मैं वाइस कैप्टन रहा हूँ। ठीक है, आप बैंकिंग की तरफ आना चाहते हैं। आपके हिसाब से एक बैंकर के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर? सर बैंकर के लिए सबसे मेन क्वालिटी है सिंपैथी, आने वाले कस्टमर्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और बैंकर को अच्छा लिसनर होना चाहिए जिसमें वो समझ सके सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, मान के चलिए आप एक कंडीशन में है ऐसी कोई कि बैंक पे आपका स्टाफ शॉर्ट है उस दिन, ठीक है, और काफ़ी सारे कस्टमर एक साथ आ जाते हैं, और वो भी ऐसे कस्टमर आते हैं कि सब गांव से हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उस कयास को कैसे मैनेज करेंगे आप? अगर आपके पास बहुत लिमिटेड स्टाफ है, उस दिन मान के चलिए 2 या 3 लोग ही हैं, तो आप कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन? सर जनरली हर ऑफिस में एक ऑफिस बॉय या गर्ल होता है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप सिटिंग उनकी करवा दीजिए, और साथ में जो अगर थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए जिसमें कस्टमर रिलैक्स कर सके, उनको एक वो ना लगे कि मैं परेशान हो रहा हूँ, और धीरे धीरे जितनी जल्दी हो सके मैं भी जितना ज़्यादा काम कर सकूँ उसको करने की प्रयास करूँ। तो सेटिंग करवाना सॉल्यूशन होगा आदित्य, या फिर कुछ अपन को कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेटिंग करवाना होगा जिससे प्रॉब्लम बेहतर से बेहतर तरीके से सॉर्ट हो? सर वो उनसे ये अरेंज करवाएंगे कि जो जैसे हर आदमी की अलग अलग डिमांड्स हैं, तो जिन लोगों की सेम डिमांड्स हैं या जो जल्दी सुनी जा सकती हैं, तो उनका अलग अलग डिपार्टमेंट में अलॉट करके जो प्रॉब्लम्स में अगर मैं 2-3 डिपार्टमेंट एक साथ हैंडल कर सकता हूँ, तो उस प्रकार मैं अरेंज करूँगा कि जल्दी से जल्दी फुटफॉल कम हो जाए और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके सर। आदित्य, अभी आपने एक चीज़ बोली कि आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं और वो फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहा है। यस सर। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में कुछ बता पाएंगे? यस सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो रूरल एरियाज़ हैं और जो ऐसी सोसाइटीज़ हैं इंडिया में जिनके पास अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ या फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची हैं, उन सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। इसके तहत सरकार ने कई इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए हैं, और सरकार को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर आपने PSL के बारे में भी सुना होगा। यस सर। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ही आता है वो। उस पे बैंक्स का या गवर्नमेंट का क्या टारगेट है उसको अचीव करने के लिए? सर PSL प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग होती है उसमें RBI ने डायरेक्शंस दिए हैं कि जो PSBs हैं उनको अपने ANBC का 40% और जो RRBs हैं उनको 75% जो है प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना पड़ेगा। उसमें सर जो मेजर फैक्टर है पहला वो है एग्रीकल्चर 18% और MSME 7.5%। बाकी सर उसमें अदर्स हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट और हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, बढ़िया सर।
आदित्य जी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। सर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड जो रीजन है उसके सेंटर में आता है। इस डिस्ट्रिक्ट में सर मेजरली जो काम होता है वो लकड़ी का काम होता है। जो वहाँ की 40% आबादी है वो इसी बिजनेस में लगी हुई है। और कृषि प्रधान एरिया है जहाँ पर गेहूँ, सोयाबीन और कपास की खेती होती है। कपास नहीं, सॉरी, उसकी सोयाबीन की खेती होती है। और महाराजा छत्रसाल द्वारा बसाया हुआ एक नगर। अच्छा, आपके क्षेत्र में किसानों की क्या समस्या है? सर किसानों की सबसे बड़ी समस्या है जो इस समय चल रही है वो सर पानी की कमी और खाद की कमी है। और सही समय पर उनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो पानी के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का आपने नाम सुना होगा। यस सर। उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर केन बेतवा लिंक परियोजना अपने आप में भारत की एक ऐसी पहली परियोजना है जिसमें दो बड़ी नदियों को जोड़कर उनको कंबाइन किया जा रहा है, जिसमें उनका जो सूखे तालाब हैं गांव में, जो तलैया हैं या जो उनके एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उसकी थ्रू वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सके। अभी सर ये इफेक्ट में नहीं आई है, अभी इस पर काम चालू है, अभी इसका टेंडर निकला है और खजुराहो में इनका हेड ऑफिस बनाया गया है। खजुराहो क्यों फेमस है? सर खजुराहो इसलिए फेमस है क्योंकि वो एक टूरिज्म स्पॉट है। वहाँ पर चंदेल वंश के शासकों ने मंदिरों का निर्माण किया था। आज की स्थिति में भी वहाँ पर 20 से 25 मंदिर अभी भी बचे हुए हैं। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है। यस सर। क्या कारण है उसके? सर उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि बुंदेलखंड के मुद्दों को उस प्रखरता से उठाने के लिए वहाँ का कोई एक ऐसा नेता नहीं है। और कई बार जो काम होते भी हैं तो ऊपर से हो जाते हैं, लेकिन नीचे वहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा है इस समय भी। पहले की तुलना में कम है, लेकिन अभी भी इतना है कि जो सरकार की योजना है वो ज़मीनी स्तर पर उतर नहीं पा रही हैं। ठीक है। क्या नाम बताया आपने अपना? सर आदित्य त्रिपाठी। आदित्य L1 करके एक मिशन कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, उसके Yes, बारे में थोड़ा बताइए। सर आदित्य L1 सरकार का मिशन था जो सूरज के आसपास जितने पास हम जा सकते हैं उसकी पेरिजी में पहुंचना और उसके बारे में जितना हम पता लगा सकें उसके ऑर्बिट में राउंड करके वो पता लगाना। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट बताइए जरा, क्या पता लगाया गया है? सर अभी उसकी इमेजेस आई थी, बाकी मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि पता फाइंडिंग्स क्या हुई हैं। इमेजेस आई थी उसकी, अभी वो कंटिन्यूस ओवर करेगा 5 साल और अभी। लेकिन सर उसका अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं, जैसे बैंकों का मर्जर होने वाला है। Yes, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए मुझे। सर प्रोज ये हैं कि एनपीएस रिड्यूस होंगे। दूसरा प्रोज आप ये कह सकते हैं कि जो कई जगह है, कुछ जैसे किसी कस्टमर का किसी बैंक में अकाउंट है, वो बैंक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं है, लेकिन हो सकता है जिस उस बैंक का जिसमें मर्जर होने जा रहा हो उसकी शाखा पर्टिकुलर प्लेस पे कैसे नहीं होगा, तो अकाउंट कैसे होगा उसका? सर कई बार जैसे जो रूरल पॉपुलेशन होती हैं वो बाहर जाकर काम करती हैं अपने जीवन यापन के लिए, और जब उनको लगता है कि उनके पास इतना पैसा आ गया है कि वो घर जाके अपना काम वापस शुरू कर सकते हैं तो वो लौट आते हैं। लेकिन उस दौरान अगर उन्होंने कहीं बाहर खाता खुलाया है तो कई बार क्या होता है कि उनके गाँव में उस पर्टिकुलर बैंक की शाखा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बताइए। और सर उसका नुकसान ये है कि अगर मर्जर्स ज़्यादा होंगे तो एक मोनोपोली या डुओपोली क्रिएट हो सकती है मार्केट में। जैसा कि हम आज की डेट में जो मोबाइल सेक्टर है, जैसे जिसमें सिर्फ अभी 3 कंपनीज ही रह गई हैं, तो कुछ टाइम पहले 12 के आसपास हुआ करती थी। मोनोपोली में सर ये नुकसान है कि वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, जिसमें जो गांव का ग्राहक है या जो गरीब ग्राहक है वो उसको परेशानी हो सकती है, और जो सरकार का सपना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का उसमें रुकावट आ सकती है। तो अभी एक्विजिशन और मर्जर के लिए प्रॉब्लम भी तो आ रही है बैंक को फाइनेंसिंग के लिए। तो अभी ECB से रिलेटेड कुछ उन्होंने अनाउंस किए थे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सर उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है जानकारी। ठीक है, अगर RBI इंटरेस्ट रेट कट करता है, यस सर, तो जैसे सबसे बड़ा बैंक है SBI, क्या इफेक्ट आएगा उस पर? सर आरबीआई अगर रेपो रेट कम करता है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि जो SBI है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जब जो बैंक्स पैसा रखते हैं आरबीआई के पास, उसके बदले में जो आरबीआई जो उनको पैसा देता है उसके बदले में जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो उनको कम देना पड़ेगा। तो वो जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट कस्टमर को पास ऑन करेंगे। अभी आए दिन मैं सुनता रहता हूँ कि जैसे फिच है, मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, रेटिंग एजेंसीज अमेरिका की, ये कहती रहती है कि इंडिया में अभी क्रेडिट ग्रोथ होने वाला है बैंकिंग सेक्टर में। Yes, ऐसा उनको क्यों लगता है? सर अभी जो रिसेंट में SBI को वर्ल्ड में टॉप 25 में जगह मिली है,
और नंबर 1 बैंक उसको इंडिया का नंबर 1 कस्टमर बैंक उसको वो किया गया है। तो वो तो उनको- एसबीआई है, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग में क्रेडिट ग्रोथ क्यों उनको ऐसी दिखाई दे रही है? सर उनको ये लग रहा है कि जैसे एसबीआई ग्रो कर रहा है और जितने हमारे पिछले कुछ वर्षों में एनपीएस भी कम हुए हैं, मार्च 21 में जो एनपीएस 9.5% समथिंग थे, वो अभी गिरकर इस मार्च 25 के अकॉर्डिंग 2.36% रह गए हैं। तो अभी इकरा ने तो ये बोला है कि अभी एनपीए भी राइज हो सकते हैं उसकी रिपोर्ट में। इकरा समझते हैं? सर फुल फॉर्म नहीं यार, मतलब इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसका तो कहना है कि एनपीए भी राइज होंगे जैसे क्रेडिट ग्रोथ होगी। सर एनपीएस उसके लिए सर आरबीआई ने पहले ही सर्कुलर जारी किया हुआ है कि अगर आपको कल के दिन लोन देना है तो ड्यू डिलीजेंस को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कस्टमर की बैकग्राउंड को वो करना है। तो आरबीआई उस दिशा में कदम पहले से ही उठा रही है कि एनपीएस ना बढ़ें। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बारे में आपने बोला है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के मेथड्स क्या है? सर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का सबसे मेन मेथड है सर केवाईसी। अगर आप अकाउंट खुलवाने आ रहे हैं, अगर आप लोन लेने आ रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, आपने कभी लोन नहीं लिया है, तो आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी क्या रही है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। भारत की कितनी रेटिंग एजेंसीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? सर 4। कौन कौन सी? सर मुझे नाम याद नहीं है, क्रेडिट एक ही का याद है सर, सिविल। एनपीए कैसे कम किया जा सकता है मर्जर के बाद? सर मर्जर के बाद एनपीएस के लिए सर गवर्नमेंट ने अभी बैड बैंक्स शुरू किए हैं, एआरसी। जैसे? बैड बैंक्स वो होते हैं सर जो एनपीएस होते हैं, बैड बैंक्स उनको उन बैंक से खरीदते हैं और फिर कस्टमर से कस्टमर से फिर वो उसको रिकवर करते हैं। उसमें सर अभी एआरसीज भी हैं। आरबीआई प्लान कर रहा है कि एक नेशनल एआरसी भी ओपन की जाए जिसमें। आपने आईडीआरसीएल का नाम सुना है? नो सर, सॉरी। ठीक सर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जरूर सुना होगा आपने। लेटेस्ट अभी इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है किसी व्यक्ति का, बताइए जरा। सर मिस पूनम गुप्ता जी डिप्टी गवर्नर बनी है और सर इंद्रनील भट्टाचार्य जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। अच्छा, क्या रोल होता है एमपीसी का? सर एमपीसी का मेन रोल ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसको 4 ± 2 की रेंज में रखना। और तो अभी वर्तमान में सीपीआई क्या चल रहा है? सर वर्तमान में सीपीआई मुझे एग्जैक्ट यानी शायद 1.25 है। अभी आप आपने एकोमोडेटिव स्टैंस के बारे में सुना है? यस सर। न्यूट्रल और कैलिब्रेटेड स्टैंसेस। यस सर। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होता है तब आरबीआई जरूर इनके बारे में कुछ बोलता है। यस सर। तो अभी जो मीटिंग हुआ था कुछ समय पहले अक्टूबर के महीने में, तो Yes, क्या स्टैंस रहा है? सर अभी उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस किया है और उन्होंने इस तरफ इंडिकेट किया है कि जो अगली मीटिंग होगी दिसंबर में उसमें रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट भी किया जा सकता है। जो अभी मेंटेन है इन्फ्लेशन इंडिया में, अगर वही मेंटेन है उससे अच्छा मेंटेन रहता है तो सीपीआई से ज़्यादा असर पड़ता है कि डब्ल्यूपीआई से मेजरमेंट करना इन्फ्लेशन का? सर मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज है। चलिए, अभी कुछ समय पहले बात चल रही थी बेस ईयर चेंज करने की, जैसे Yes. आपने इन्फ्लेशन का नाम लिया। बेस ईयर चेंज करने के लिए भी कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे अभी 10-10 साल में चेंज होता है, बोल रहे हैं 3-3, 4-4 साल में बेस ईयर हमें चेंज करना चाहिए। जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इफेक्ट ये पड़ेगा क्योंकि जैसे अभी 10 साल है तो वर्ड बहुत तेज़ी से बदल रहा है पहले की तुलना में। तो कई बार 10 साल में वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके सही मेजर्स लेने के लिए 3 इयर्स या 4 इयर्स करना ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे पॉलिसी ज़्यादा अच्छी आरबीआई बना पाएगी। ठीक है, कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स बताइए अभी जो 2025 में हुए। सर अभी लेटेस्ट है सर, चेक ट्रांजेक्शन प्रोसेस में उन्होंने चेंज किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चेक अब सेम डे क्लियर होंगे शाम को 7 बजे तक। अगर कोई दूसरा बैंक है तो अगर बैंक रिस्पॉन्ड नहीं भी करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली क्लियर मान लिया जाएगा। इसको आरबीआई ने कहा है कि 3 जनवरी 2026 अभी शाम को 7 बजे का है और 3 जनवरी 2026 के बाद वो उसको दोपहर 2 बजे तक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी? पॉजिटिव पे सिस्टम नाम की सुविधा जो भी चल रही है, जिसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है चेक बनाने के बाद, यस सर। फिर उसमें दिक्कत हो सकती है कि अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए तो चेक फिर क्लियर कैसे होगा? सर उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि आप डेडिकेटेड पर्सन्स को रखिए वहाँ पर जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और ऐसा बैंक्स ऐसी मिस्टेक करते नहीं हैं, जनरली वो टाइमली रिस्पॉन्ड कर देते हैं किसी को। अच्छा ठीक है, अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था फिस्कल स्टिमुलस के बारे में। जापान जिसको बीट करके हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, Yes, जापान अपने देश में कुछ फिस्कल स्टिमुलस ला रहा है। सर क्या मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं।
नहीं। जीडीपी समझते हैं आप? यस सर। जीडीपी की ग्रोथ के लिए क्या मेजरमेंट लेने चाहिए? अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या करते आज के समय में? सर जीडीपी की ग्रोथ के लिए सबसे मेन चीज़ है इकोनॉमी को बूस्ट करना। जैसे कि सरकार ने अभी काफ़ी सराहनीय कदम उठाए हैं, जैसे जीएसटी 2.0 और जो पीएलआई देते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो मनी पैसा है वो मार्केट में घूमे, इकोनॉमी ग्रो करे। और एंटरप्रेन्योर्स को भी सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, जिसमें कि आप बनाएं और नेशनली नहीं इंटरनेशनल में भी सामान बेचें। अच्छा, हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड किसके साथ होता है? सर यूएस। यूएस के कितना लगभग? एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, शायद 180 बिलियन के आसपास। मिलियन? बिलियन सर। बिलियन के आसपास। यस। तो अभी हम दुनिया भर से एफटीए क्यों कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? सर क्योंकि फिलहाल जो जब हमारा अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा हो ही रहा है बायलेटरल ट्रेड, तो फिर दुनिया के साथ इतना अटैचमेंट की क्या आवश्यकता? सर रिसेंट जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चार्ज लिया है, उनका ये कहना है कि जैसे इंडिया जो है, इंडिया उनके लिए सरप्लस में चलता है। जैसे इंडिया, हम उनको देते कम है, उनसे लेते ज़्यादा हैं। तो ट्रम्प का ये कहना है कि उनको वो चीज़ बराबरी पर लाना है, इसलिए उन्होंने इंडिया पर अभी सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं 50%। तो सर जो हमारी एमएसएमईज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कपड़ा बना के और भी सामान वहाँ पहुँचाते थे, अब उनका सामान वहाँ जा रहा है, तो उसमें पैसा ज़्यादा मतलब खरीदने में दिक्कत ज़्यादा आ रही है। तो हमको अपने लिए सेकेंडरी मार्केट पहले से तलाश करके रखना पड़ेगा। ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीज़ें हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं? सर अमेरिका में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे गेहूँ हो गया और कपड़े हो गए, और अभी सर नहीं याद। ठीक है, ठीक है। आप एसबीआई के लिए जाना चाह रहे हैं। अपने इंडिया में जितना लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कितना % एसबीआई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोन? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 19.1% है। ठीक है। फिशिंग समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? फिर फिशिंग ये होता है कि आप एनोनिमस लिंक्स या कॉल्स करते हैं सामने वाले को, अगर वो उठा लेता है या लिंक पर क्लिक कर देता है, तो आपका जो प्राइवेट डाटा है वो उनके पास चला जाता है, उससे वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब प्राइवेट डेटा ही जाता है या पैसे भी जाते हैं? सर पैसे के लिए, उसके लिए उनको वो ओटीपी या फिर जो प्राइवेट डेटा तो सर तुरंत ही चला जाता है, लेकिन कई जो आजकल जो एडवांस फिशिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसका स्कैमर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें सर ये होता है कि कई बार आप अगर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर आने वाली सारी ओटीपीज़ सामने वाले के पास जाएंगी कुछ 5 या 7 मिनट के लिए, तो उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो जाता है। तो एक टर्म होता है इसमें, जूस जैकिंग। जूस जैकिंग सुना है ये टर्म आपने? जैसा आपने बताया फिशिंग में आपका डेटा भी शिफ्ट हो जाता है, तो इसी तरह जूस जैकिंग भी एक टर्म होता है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, बता पाएंगे आप? नो सर, जूस जैकिंग का आइडिया नहीं। ठीक है। ये जो फिशिंग के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं जिसमें पैसा ट्रांसफ़र करा लिया जाता है, तो जिस अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है, ट्रांसफ़र करवाया जाता है, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं मैंने? और उसके लिए आरबीआई ने कोई ऐप भी लॉन्च करा है उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए? यस सर, आरबीआई ने ऐप भी लॉन्च किया है। आरबीआई ने स्कीम, आरबीआई वो भी चलाता है, जैसे आरबीआई कहता है करके उन्होंने वो भी चलाया। बाकी सर मुझे अकाउंट का नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, मैंने याद किया था सर। ठीक है। उस अकाउंट को म्यूल अकाउंट बोलते हैं, करेक्ट? ठीक है, ओके। और ये बताएं आप बैंकिंग से सब मेरे को कि मर्जर की बात चल रही थी अभी, फर्स्ट मर्जर कब हुआ था बैंक्स का? सर याद, सर फर्स्ट मर्जर अगर पहले का कंसिडर करें तो एसबीआई मान सकते हैं। एसबीआई 3 बैंक्स के मर्जर से बना था। 3? यस सर, मद्रास, कैलकाटा एंड सर थर्ड मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। पहला जो मर्जर हुआ था 2017 में हुआ था आपका, ठीक है? एसबीआई के साथ में, ठीक है ना? एफसीआई के एसोसिएट्स को उनमें मर्ज किया गया था। कितने एसोसिएट्स बैंक थे जो एफसीआई के साथ? 5 वो थे और एक वुमेन्स बैंक था। वुमेन्स था, क्या नाम था उसका? सर वुमेन्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक। ठीक है। सेकंड कब हुआ है मर्जर आपका? सेकंड सर अभी 2020 में, 2021 20 या 21 सर 21 या 19? नो सर 21 में हुआ था। 21 में। और मर्जिंग के बाद बैंक्स कितने से कितने पहुंच गई थी संख्या मर्ज होने के बाद? सो करंटली 11 है। 11 या 12 है सर, मुझे पुराना याद नहीं सर, मतलब उस समय कितने थे, उस शायद समय 17 थे। 17 से उन्होंने 12 किया था। 17 से 12 किया था। यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी कितने होते हैं? सर नॉमिनी आप बना सकते हैं 2-3, लेकिन जनरली वो प्रेफर एक को ही किया जाता है। प्रेफर एक को ही किया जाता है। ये 2-3 बनाने का सिस्टम अभी लागू हुआ है या पहले से था?
सर अभी उन्होंने ये लागू किया है कि जो भी बैंक, पहले ये होता था कि बैंक्स उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको वो नहीं करते थे कि आप नॉमिनी लीजिए, लेकिन अब आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है कि जो भी कस्टमर बैंक में नया खाता खुलवाने आता है तो आप उनसे कहिए कि एटलीस्ट 1 नॉमिनी वो ऐड करें, जिसमें सर जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं वो अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो आपके नॉमिनी क्लेम कर सकें। ठीक है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? सर गिग वर्कर्स वो होते हैं जो डेली यूजेस पे काम करते हैं, जैसे जो बाइक ऐप्स चलते हैं और जो फूड डिलीवरी ऐप्स में जो वो राइडर्स होते हैं वो लोग। तो मतलब फ्रीलांसर ही हो ना एक टाइप के? सॉरी सर? फ्रीलांसर ही बोलेंगे ना उनको एक टाइप से? यस सर। गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स में कुछ डिफरेंस समझा पाएंगे आप? सर गिग वर्कर्स जनरली पर्टिकुलर कंपनीज के लिए एक ही प्रकार का काम करते हैं। फ्रीलांसर ये होता है सर वो अपनी मर्जी से, जैसे वो आपको उनकी सेवाएं चाहिए तो आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी को फ्रीलांसर की सेवाएं चाहिए तो उसको फ्रीलांसर से संपर्क करना पड़ेगा, उसको टाइम लेना पड़ेगा और अपनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि मुझे इस चीज़ के लिए आपकी हेल्प चाहिए। गिग वर्कर्स का ये होता है कि गिग वर्कर्स सामने से काम लेने जाते हैं और उनका फिक्स होता है कंपनी जो रूल सेट करेगी और जो वो सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। बेसिक सा डिफरेंस आप ये बता सकते हैं कि जो गिग वर्कर्स होते हैं ना वो फिजिकल एबिलिटी के थ्रू चूज किए जाते हैं, जैसे ओला है, उबेर है आपका। और वहीं अगर आप फ्रीलांसर की बात करोगे तो ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम होता है जहाँ आपके पास पावर होती है बार्गेन करने की। ओके ठीक है सर, आप कुछ पूछना चाहिए? अभी आरबीआई ने सभी बैंकों को एक डेडलाइन दी है अपने वेबसाइट्स में परिवर्तन करने के लिए, उसकी तारीख क्या है? सर अभी उन्होंने 31 दिसंबर तय की है .bank.in के लिए। इसमें पीएनबी ने सबसे पहले रजिस्टर कर लिया है ऑलरेडी जब वेबसाइट से, तो उनको परिवर्तन करने का क्या? सर जिसमें और अच्छे से मॉनिटर कर सकें और एक ये जो डिजिटल है ये ज़्यादा सिक्योर है और सारी बैंक्स की एक जैसी कस्टमर्स को एक जैसी समझ में आ रही है। ज़्यादा सिक्योरिटी कैसे है? सर सारे बैंक की एक जैसी होंगी तो कई बार क्या होता है अलग अलग बैंक्स की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। बैंक.in एक सेम डोमेन हो जाएगी तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर को पता होगा कि ये बैंक की है या नहीं, या वो डोमेन पर्टिकुलर किसी और को नहीं दी जाएगी। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो ऑपरेट करते हैं लोअर पोजीशन पे पीएसबी से। बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं। कासा के बारे में सुना आपने? यस सर। क्यों है ये? सर ये कासा रेशियो ये डिफाइन करता है कि बैंक कितना प्रॉफिटेबल है या बैंक्स में खाते उस समय कितने एक्टिव हैं। अभी रिसेंट में न्यूज़ है मर्जर्स की, सभी आरआरबीज यदि मर्ज हो जाते हैं तो कितने आरआरबीज बचेंगे? सर अभी 56 थे टोटल और उनको 43 कर दिया गया है और मेरे हिसाब से अभी सर 43 बचे हुए हैं टोटल। और मर्जर के बाद सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने देखा था एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो अति जी चलिए थोड़ा एक लास्ट में बात कर लेते हैं अपन आपसे कि आपकी थोड़ा एकेडमिक्स पे आते हैं अपन। बैंकिंग टर्म्स के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बताया जो भी है। अभी आप इंजीनियरिंग करके बैठे हैं और आप बैंकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपका कॉलेज भी आपने बताया SGS ITS है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन MP जहाँ तक हमारी जानकारी में है। सिविल ब्रांच है, स्कोप बहुत है उसमें। तो कल को अगर वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप मूव नहीं करेंगे? नो सर, क्योंकि सर मैंने सिविल हमेशा से एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पर ही रखा हुआ है। तो अगर आपने सिविल सेकंड ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ था तो आप नॉर्मल BSc BCom भी कर सकते थे, वाई इंजीनियरिंग? सर मुझे लगा कि सिविल में अगर मैं अपने प्रॉस्पेक्ट में गवर्नमेंट जॉब के प्रॉस्पेक्ट में सफल नहीं हो पाया तो मेरे लिए जो सबसे बेटर फील्ड है जिसमें मेरे पास एक सपोर्ट भी रहेगा बैक एंड से मेरे फादर का गाइडेंस करने के लिए, तो वो सिविल इंजीनियरिंग होगा। क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड उतना वो नहीं है कि मैं ज़्यादा वो कर पाऊँ, उस किसी चीज़ में एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो मेरा फादर ने हमेशा से ये कहा कि आपको जो करना है करो, लेकिन एक ऐसा बैकअप रखो जिसमें आप फ्यूचर में इन केस गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पाए तो आपके पास एक बैकअप इतना अच्छा हो कि आप एक सफल जीवन यापन कर सकें।
भी आपका इंजीनियरिंग में अगर आपको इससे हायर पैकेज ऑफर किया जाता है करेंटली, तो आपका क्या चूज़ करेंगे? आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चूज़ करेंगे या प्राइवेट में जाना चूज़ करेंगे? सर मेरे कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स चल रहे थे तो मुझे 14 LPA का ऑफ़र हुआ था, लेकिन सर वो मैंने डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि मेरा एम प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट जॉब ही था। तो अगर प्राइवेट जॉब ज़्यादा भी देती है तो भी मेरा इंक्लिनेशन SBI की तरफ ही रहेगा, क्योंकि SBI आपको एक समाज में इज्जत दिलाता है, और अगर आप किसी को बताते हैं कि आप SBI में एज अ ऑफिसर या एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपका आपके परिवार का भी समाज में एक स्टेटस बढ़ता है। ठीक है सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। आपका देखिए इंटरव्यू तो बढ़िया है, आपका नॉलेज भी बहुत बढ़िया है आपकी, बस कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको ग्रोथ करने की ज़रूरत रहेगी। जैसे आप जब बात करते हैं तो आपको वहाँ प्रेशर नहीं लेना है। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ जो काम करेगी वो आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा। तो उतना आपको बॉडी को रिलैक्स रखना है कि फंबल ना करें अपने वर्ड्स बोलते समय, पहली चीज़, ठीक है। कभी अगर आप किसी चीज़ को कुछ बता रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, सामने जो पैनल बैठा है उसको भी पता है आपको सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन अपन को कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं देना होता है कि सर मुझे मालूम नहीं है। आपको ये कहना है कि सर मैं अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अनेबल टू रिकॉल, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स भी आपके गलत थे तो उस पर तो बताएंगे सर, बाकी कुछ आप बता नहीं रहे। बाकी तो बढ़िया है। देखो क्या है, मेरे हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर करिए। जैसे अप टू द पॉइंट कोई बात पूछी गई है, आप सीधे नतीजे पे आइए, उसके पहले भूमिका मत बनाइए। पॉइंट पे आएंगे आप, सीधी बात बोलेंगे, हमको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही इफेक्ट डालती है हमारे अंदर कि आपको वो बात पता है कि नहीं। और आपने जरा सा भी घुमाया तो हमें तुरंत लगेगा कि आपको मेन पॉइंट पता नहीं है। तो घुमाना नहीं है, अप टू द पॉइंट बात करना है। और बाकी जैसा कि नहीं बन रहा तो जैसा सर ने कहा है आई एम अनेबल टू रिकॉल, वैसा आप बोल सकते हैं। यस। बाकी तो ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ कि जब किसी ने क्वेश्चन किया तो आप 70% उन्हीं की तरफ देखिए, बाकी 30% थोड़ा अगल बगल भी देख लीजिए। यानी आप पूरे बोर्ड को आंसर कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर पर्सन को। थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रहनी चाहिए। स्माइल के साथ अगर आंसर देंगे तो वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। भले अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, बट स्माइल के साथ वो लगेगा मेरे हिसाब से। वो जो 20 से 25 मिनट का टाइम है उसमें आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। बार बार अपने आप को ये याद दिलाते रहो कि ठीक है ये चल रहा है इंटरव्यू, लेकिन अपने आप को थोड़ा बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट शो होना चाहिए, ठीक है। एक आप जब एंटर करते हो तो आप पूरे बोर्ड को ग्रीट करते हो, इस तरह ग्रीट नहीं करना बेटा, ठीक है। आप गुड मॉर्निंग बोलिए और इस तरह साउंड करिए कॉन्फिडेंट कि सबकी तरफ देख के आपने उनको ग्रीट करा है, सबको सुनाई दे जाए। सबको सुनाई दे जाए। अपन को हर एक मेंबर को ग्रीट नहीं करना। वहाँ 5 से 6 लोग बैठे होंगे, है ना, तो वो भी एक हो जाता है। और कुछ सुधार करना चाहें तो? दो चीज़ खास कर, एक तो सर ने बोला कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत देना। आप एक्सप्लेनेशन देने जाओगे वहीं धर लिए जाओगे। यहाँ तो हम लोग थे तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मॉक है। आप एक्सप्लेनेशन पे गए और वहीं आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें उसमें बोल रहे हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ पकड़ लेंगे कि वहीं से आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। दूसरा, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। आप इंटरव्यू के लिए आए हो SBI के लिए, जहां आपने ये बोला कि वहां बस ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो वहाँ की आवाज़ उठा सके, तो सामने वाला पूछ लेगा कैसा नेता आपको चाहिए, आप क्यों नहीं बन जाते हैं, आप भी उसी एरिया से हैं। तो आपका इंटरव्यू पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपकी जितनी भी तैयारी है, थोड़ी अच्छी, थोड़ी बुरी, थोड़ी एवरेज, तो वो वहीं पे रह जाएगी। क्योंकि आप जो बताने के लिए आए हो इतने कॉन्फिडेंस से कि मेरे को सारी चीज़ें आती हैं, कम आती हैं, ज़्यादा आती हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन वो डिरेल हो गया सब कुछ। इस पे खास कर। और जब आप, अगर आपको आंसर मालूम भी है ना, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा समय लेके बोल सकता हूँ, तो थोड़ा समय लेकर ही बोलना। सर समय के लिए उनसे पूछूं कि मतलब हाँ, आप बोलो 1 मिनट सर, रिकॉल कर लूँगा सर। वो समय देंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो फुर्सत में ही आए हैं, वो शाम तक इंटरव्यू लेंगे सबका, उसके बाद जाएंगे। वो यही चेक कर रहा है आप रिस्पॉन्ड किस तरह करेंगे, तो टाइम ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिल्कुल बोलो ना सर, 1 मिनट रिकॉल कर लूँ, बता दो उनको फिर उसके बाद। क्योंकि आप फटाफट बोलने के लिए जाओगे या तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे वो नॉमिनेशन वाला जो है एकदम रिसेंट है, वो एकदम रिसेंट है कि 4 नॉमिनी का बोल दिया RBI ने। 4 के हो गए अभी, और एक था पहले, इससे पहले साल का एक तो था ही था, 4 अभी कर दिया है।
देखिए अब वो अगर इसमें दो मतलब एक और क्वेश्चन उसमें बनता है कि वो एक्ट पूछ लेते हैं कि किस एक्ट में, आप पूछ भी सकते हैं वो, है ना, कि किस एक्ट के तहत उसको लाया गया है, तो इसलिए नहीं समझ में आया तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन मत करना ज़्यादा और पॉलिटिक्स में नहीं जाना, बैंकिंग जिस जो अपना कोर है उसमें जाए, नहीं तो फिर वो वहीं खत्म हो जाएगी इंटरव्यू। सर और यहाँ पर थोड़ा आपको बैंक की तारीफ करनी है, ये नहीं बताना कि समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी। आप बैंक की तारीफ भी तो कर सकते हैं कि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, हर टाइप के कस्टमर, चाहे रिटेल कस्टमर हो, होलसेल कस्टमर हो, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हों, सभी इससे जुड़े होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सर्व करने का मौका मिलेगा। तो आप बैंक की तारीफ करिए, ना कि अपने बारे में बताइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप ऑल सेट हो इंटरव्यू के लिए, हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए, आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, बस कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा डेटा फैक्ट्स पे काम करिए। जैसे पहले जो बात करी थी बैंक मर्जर की, तो 27 से 12 किए गए थे वो, तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, इनको थोड़ा फैक्ट्स को सही करके जाइए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, आप बढ़िया करोगे इंटरव्यू में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।